स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को एक बिल्कुल नया चैप्टर और सेकंड बुक शुरू करने जा रहा हूँ। सेकंड बुक, ध्यान रखना, फर्स्ट बुक खत्म हो चुका है लास्ट लेक्चर में। सेकंड बुक में बुक 2 है ये, बुक सेकंड। इसमें रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। वेटेज है 7 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, और 2 ऑप्टिक्स है, रे और वेव, दोनों मिलाकर 14 मार्क्स का वेटेज है। रे ऑप्टिक्स में हमें जो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, फिर सेकंड पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, थर्ड पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, फोर्थ पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। 4 पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्लेक्शन इस बार सिलेबस से हट गया है, इस बार हटाया है बोर्ड में, बट कंपटीशन से नहीं हटा है, ध्यान रखना। सीबीएसई से हटाया गया है, वो भी मजबूरी में। लेकिन मैं एक लेक्चर कम से कम रिफ्लेक्शन का जरूर कराऊंगा, ताकि आप कंपटीशन वगैरह में आपको दिक्कत ना हो। ये मैं मान रहा हूँ सीबीएसई से हटा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा जरूर, थोड़ा बहुत तो पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में मैं रिफ्लेक्शन पे ही फोकस रखूंगा अपना। अगली क्लास से रिफ्लेक्शन वगैरह की शुरुआत करूंगा, या टाइम मिला तो आज ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर रे क्या होता है, व्हाट इज रे। तो रे के बारे में बताते हैं, द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट जो ट्रेवल करती है तो उसके पाथ को, उसके चलने के रास्ते को वी से रे, कि वो रे है। सो रे इज द पाथ ऑफ द मूविंग लाइट, दैट इज कॉल्ड रे। और बेटा रे ऑप्टिक्स में दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहा यह गया कि मान लो अगर कोई लाइट किसी भी सरफेस पे गिरती है, ध्यान रखना, मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस पे लाइट आई और लाइट आकर गिरी, ये लाइट गिरी और गिरने के बाद उसी मीडियम में वापस हो गई, मीडियम नहीं चेंज किया उसने। दिस इज योर इंसिडेंट लाइट, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट, याद रखना। दिस इज योर इंसिडेंट लाइट, रे भी कह सकते हैं, एंड दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। सेम मीडियम में वापस हो जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दूसरी बात ये कि सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल डाल दिया जाता है, और अब इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, याद रखना। तो 2 तरह के रेज हो गए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। और जो एंगल बनाएगा कौन, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी पॉइंट याद रखना कि जिस इंसिडेंट एंगल जितना एंगल बनाएगा ना नॉर्मल के साथ उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा। अब बच्चे एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अभी बोलोगे सर ये क्या टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, पढ़ा भी होगा आपने। एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये क्या है जरा सुनो। मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम मिरर कहते हैं। मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर, जो एक साइड से पॉलिश होता है। अब ये क्या है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। अब मान लो इस नॉर्मल के अलोंग को इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल के ही अलोंग आया, तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 0 होगा। एंगल किसके साथ लेते हैं, सरफेस के नॉर्मल के साथ, और रे भी नॉर्मल के अलोंग आ रहा है, तो इंसिडेंट एंगल 0 हो गया।
और I इक्वल टू R होता है, तो अगर इंसिडेंट जीरो हो गया तो रिफ्लेक्टेड भी जीरो हो जाएगा। तो I जीरो है तो R भी जीरो होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट उसी लाइन में वापस चली जाएगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि अगर किसी भी सरफेस पे नॉर्मली लाइट गिराओगे, नॉर्मल के अलोंग गिराओगे, नॉर्मल के अलोंग, तो उसी लाइन में वापस हो जाएगी। तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एक ही लाइन में वापस हो जाते हैं। कब? जब वो लाइट नॉर्मल के अलोंग गिरते हैं। नॉर्मल के अलोंग गिरोगे, एंगल भी नॉर्मल के साथ लेना है, तो इंसिडेंट एंगल जीरो होगा, तो इंसिडेंट जीरो होगा तो रिफ्लेक्टेड भी जीरो होगा, बराबर होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि अगर किसी भी रे को सरफेस के नॉर्मली गिराया जाए तो उसी लाइन में वो वापस हो जाती है। सब याद रखना। तो ये लॉ था और ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी था। अभी मैंने क्या कहा आपको, अभी मैंने क्या समझाया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग, अभी मैंने बताया ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, ठीक है, उसे हम मिरर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर कहते हैं। और मिरर के अंदर याद रखना दो तरह के मिरर होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर। द फर्स्ट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। आपको आपसे पूछे कि व्हाट इज प्लेन मिरर, हाँ जी बताओ तो जरा, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लेन मिरर? तो आप क्या बताओगे? प्लेन मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज प्लेन। अब मान लो प्लेन मिरर की कुछ क्वालिटी बताओ। जैसे मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर से एक साइड ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पे। तो प्लेन मिरर की पहली क्वालिटी सुनो ध्यान से कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पे है तो इमेज भी दूसरी साइड बनेगा और वो भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा, एक्स डिस्टेंस पे बनेगा। आई फॉर इमेज, पहली क्वालिटी ये हो गई। प्लेन मिरर की क्वालिटी है, कॉम्पिटिशन वगैरह में काम आएगा, पढ़ लो कि अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है एकदम प्लेन, तो अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है तो उसका इमेज मिरर के दूसरे साइड बनता है सेम एक्स डिस्टेंस पे। प्लेन मिरर में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई बच्चे कि मान लो अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव करता है टूवर्ड्स या अवे, मान लो ऑब्जेक्ट मूव किया टूवर्ड्स या अवे, जैसे मान लो अभी एक्स है, सॉरी ये भी एक्स था। अब मान लो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट 50% और करीब आ गया, किसके? मिरर के, तो इमेज इसका डबल डिस्टेंस कवर करेगा, याद रखना। मान लो ये 2 मीटर पास आया तो इमेज 2 मीटर दूर हो जाएगा, सॉरी 4 मीटर दूर हो जाएगा। ऐसे समझाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, उसका डबल डिस्टेंस इमेज कवर करता है, याद रखना, डबल डिस्टेंस। तो ऐसे भी कभी पेपर में आ जाए तो ये भी कह देना कि मान लो v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग। देखो आज मैं पढ़ा रहा हूं प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के केस में जो इमेज मूव करेगा, जो डिस्टेंस डबल ट्रेवल करेगा, अगर मान लो एक्स एग्जांपल, मान लो ये 5 मीटर ट्रेवल किया तो ये 10 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। मान लो v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो 2v हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज मूविंग। ये सब प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये सब प्रॉपर्टी किसके हैं? प्लेन मिरर के। क्या प्रॉपर्टी सुना आपने? 3 प्रॉपर्टी बता दो। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनता है। जितना ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका डबल डिस्टेंस इमेज मूव करता है। जिस ऑब्जेक्ट से वेलोसिटी ट्रेवल करती है उससे डबल वेलोसिटी से इमेज विल मूव। ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा।
एक और एग्जाम में आया है, मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस d है। तो क्या बोल रहा है कि बताओ मिरर की हाइट अगर h है, तो हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा व्यू मिरर देखे। कुछ ऑब्जेक्ट का जैसे हम खड़े हैं प्लेन मिरर के सामने, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा सर कट जाए, हमारा पैर कट जाए, पूरा का पूरा मेरा इमेज बने प्लेन मिरर पे। तो याद रखना ये भी पॉइंट, टू गेट फुल इमेज ऑन प्लेन मिरर, जो हाइट देख रहे हो इस प्लेन मिरर की वो d/3 होनी चाहिए। सीबीएसई से हटा है बट कॉम्पिटिशन से नहीं हटा है, याद रखना। प्लेन मिरर के सामने वो ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है, तो पेपर में आया कि कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि हम उस ऑब्जेक्ट का फुल साइज इमेज देखें। तो हाइट शुड बी एटलीस्ट, कम से कम जो भी डिस्टेंस उसकी 1/3 होनी चाहिए। ये सब प्लेन मिरर की क्वालिटी है, तब जाके आपको अपने ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट उसका फुल साइज इमेज दिखाई देगा। किस पे? प्लेन मिरर पे। फ्रेंड नोट्स में भेजूंगा, ध्यान से पढ़ लो। अब क्या है, मान लो आपके पास दो प्लेन मिरर है, अब एक नहीं है, दो प्लेन मिरर है और दोनों थीटा एंगल पे है और दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया O। तो कहा यह जाता है कि अगर दो मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दो तो वो ऑब्जेक्ट कई इमेजेस बनाता है, कई कई सारे। तो वो क्या कहा गया, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, इसको अगर n मान ले तो कहा यह गया कि अगर 360 डिग्री बाय थीटा ऑड है देन n also will be 360 by theta, और अगर 360 by theta इवन है तब जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360 by theta -1 बनेगा। अब ये समझाता हूं इसका क्या मतलब हुआ। मान लो दो प्लेन मिरर आपस में 60 डिग्री एंगल पे है, 60 डिग्री, तो कितने इमेज बनेंगे? तो पहले 360 by 60 निकालो। 360 by 60 कितना हो गया? 6 क्या है, इवन है ऑड है? 6 इवन है। और मैंने क्या किया, इवन है तो क्या कर, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? जो भी आया है ना इवन, उससे 1 माइनस कर दो, नंबर ऑफ इमेज विल बी 5। तो अगर 360 बाय थीटा इवन आ रहा है, इवन 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 इवन, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? जो भी वैल्यू आई है ना 360 बाय थीटा की, उसमें से 1 माइनस कर दो। और मान लो इनके बीच का एंगल 72 डिग्री होता, 72 डिग्री, तो 360 डिग्री बाय 72 कितना हो जाता? 5। 360 डिग्री बाय 72 कितना हो गया? 5। यानी तो हो गया, अब तो 360 बाय थीटा ऑड आया, तो ऑड आया तो उतना ही इमेज रहेगा सेम। यानी हर हाल में ऐसे समझो नंबर ऑफ इमेज ऑड होने चाहिए, ऑड में ही बनेगा, ऑड नंबर। अगर इवन आ गया 360 बाय थीटा तो 1 माइनस करके ऑड बना दो, और ऑड ही आ रहा है 360 बाय थीटा तो उतना ही नंबर ऑफ इमेज होगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दो प्लेन मिरर हैं आपके पास और प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, तो वो ऑब्जेक्ट कितने इमेजेस बनाएगा प्लेन मिरर, वो इस पर डिसाइड करता है कि 360 बाय थीटा की वैल्यू क्या है। अगर ऑड है तो उतने ही इमेज मान लेना, और 360 बाय थीटा की वैल्यू इवन है तो उसमें से एक कम कर देना। तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड होने चाहिए। प्लेन मिरर की एक और क्वालिटी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मान लो ये प्लेन मिरर है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, और यहां से एक रे गया, यहां से एक रे गया। अब बेटा एक बात बताना, अगर मान लो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बता दो, एक रे गया, ठीक है, अभी प्लेन मिरर ऐसा है, ये इंसिडेंट रे है। अब अगर मान लो इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा घुमा दें, वही प्लेन मिरर है लेकिन अब कितने एंगल पे घूम गया? वो थीटा एंगल पे। तो कहा यह जाता है कि अगर प्लेन मिरर ऐसा था और रे ऐसे जा रहा था, तो नॉर्मल के लॉन्ग जा रहा था, तो इंसिडेंट रे
और रिफ्लेक्टेड रे RR, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन में होंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लेकिन अगर मान लो थीटा से घुमा देते हो, किसको, मिरर को रोटेट करा दिया आपने थीटा से, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो याद रखना, अब पहले के कंपैरिजन में 2 थीटा से अपना रास्ता बदल देगा। यानी अगर यहां 30 डिग्री से घुमाया है तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पहले वाले डायरेक्शन के कंपैरिजन में 60 डिग्री पे चला जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है किसका, प्लेन मिरर का। कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल पहले ऐसे था और ऐसे जा रहा था, तो नॉर्मल के राउंड जा रहा था तो उसी डायरेक्शन में वापस आ गया इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अब मान लो मिरर को आप थोड़ा सा घुमा दो थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे के बारे में क्या बताया जाता है, अगर मिरर को थीटा पे घुमा देंगे प्लेन मिरर को, तो अब रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल पे 2 थीटा पे डायरेक्शन बदल देगा, पहले वाले डायरेक्शन के कंपैरिजन में डबल थीटा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का, याद रखना। तो पेपर में इस सवाल एनसीईआरटी में भी था, तो नहीं आएगा, जब बोर्ड एग्जाम में नहीं तो नहीं आएगा, कि बताइए कि पहले यहां पे लौट के लाइट आ रही थी, अब मान लो यहां चली गई लाइट, तो बताओ ये कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी पे चली गई लाइट, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, दिस इज डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है, यहां पे ऑब्जेक्ट था आपका, तो यहीं से लाइट जा रही थी ना, यही ऑब्जेक्ट है ना, O फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस मान लो D। तो जब ऐसे लाइट जाएगी तो ऐसे आएगी, मिरर को घुमा दोगे तो अब वही लाइट, अब लाइट को भेजोगे तो लाइट ऐसे ना आकर अब ऐसे जाएगी। तो बोला गया कि अगर मिरर को थीटा एंगल पे घुमा दें तो बताओ अब कहां पर जाके रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, कहां पर जाकर रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिलेगी, ये डिस्टेंस बताना है x। तो ट्रायंगल बना देते हैं, ये x, ये d, ये कितना है 2 थीटा, tan ले लो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू x बाय d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस। तो x बराबर जो भी आगे थीटा मान लो इस सवाल में रखा था 7.5 डिग्री से घुमाया गया एनसीईआरटी में, तो ये कितना हो जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू x बाय d, बस x आ जाएगा, ये डिस्टेंस दे चुका होगा, आ जाएगा। या 3.5 देगा तो 7 डिग्री, जो भी एंगल देगा उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। तो मेन क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर प्लेन मिरर को आप घुमाते हो कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो अगर पहले तो मिरर ऐसे था तो लाइट ऐसे गई तो सीधे ही वापस आएगी, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी, नॉर्मल भी वापस आएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये मिरर को अगर थीटा से घुमा दोगे, थीटा से, तो अब रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे नहीं आएगी, अब डबल, जो थीटा से घुमाया तो उसके डबल एंगल पे जाएगी। तो पूछा था पहले लाइट लौट के यहाँ पे आ रही थी, अब यहाँ पे आ रही, तो बताओ ये दूरी बताओ, तो ट्रायंगल बना के निकाल देना, ये डिस्टेंस दे देगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच। तो ये सब कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर के हैं जो मैंने पढ़ाया। अब बात करेंगे बच्चे हम स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर में मैं बता दूं, एक बात सुनो, स्फेरिकल सरफेस किसे कहते हैं, इसको स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। इसमें जो उठा हुआ पार्ट होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स पार्ट होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस में, और जो अंदर जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसे कॉनकेव पार्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव पार्ट। उठा हुआ पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट होता है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट होता है उसे कॉनकेव पार्ट कहते हैं, कॉनकेव। अब मान लो मिरर की बात करते हैं, तो हमने बनाया स्फेरिकल सरफेस बताया आपको। अब स्फेरिकल मिरर में बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस, अभी मिरर नहीं बना है, अब मैंने कॉन्वेक्स पार्ट को, उठा हुआ पार्ट कॉन्वेक्स को पॉलिश कर दिया, तो वो बेकार हो गया, उधर तो लाइट जा ही नहीं सकती, उसको तो डेड हो गया, तो पॉलिश हो गया, तो सारी लाइट इस पे गिरेगी, किस पे, कॉनकेव पार्ट पे, तो ये कराएगा कॉनकेव मिरर, याद रखना। मिरर में आपको मैं कॉनकेव मिरर पढ़ा रहा हूं तो ये आपको बता दूं, ये जहां ये होता है पोल, और ये जो एक्सिस होता है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में मिरर का जो बीच वाला हिस्सा उसे पोल कहते हैं, और जो ये जा रहा है ना इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सिस, एक्सिस, याद रखना बेटा। अब मैं आपको बताता हूं एक बात और, अगर मिरर के या किसी भी मिरर के, क्या सुनो, कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले लो आप, कोई भी स्फेरिकल सरफेस, कोई भी, अगर स्फेरिकल सरफेस पे ध्यान रखना किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालना है, हर स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर होता है अपना, ऐसे स्फेरिकल सरफेस है तो इसका अपना एक सेंटर होगा,
हर स्फेरिकल सरफेस का अपना सेंटर होगा। मिरर बाद में पढ़ाते हैं, चलो अभी स्फेरिकल सरफेस के बारे में देखो, तभी आप समझ पाओगे। स्फेरिकल सरफेस के दो पार्ट होते हैं, उठा हुआ पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट, और जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है वो कॉन्केव पार्ट है। तो ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और देखो स्फेरिकल सरफेस के बारे में, मिरर में बाद में आऊंगा। अब कोई भी स्फेरिकल सरफेस बनाओगे आप कोई भी, तो स्फेरिकल सरफेस का अपना एक सेंटर होगा। चलो मान लो ये सेंटर हो गया, सेंटर होगा ना। स्फेरिकल सरफेस होता है क्या, स्फीयर का ही पार्ट होता है। तो कहा ये गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालना है, मुझे यहां पे एक नॉर्मल लाइन दिखानी है, यहां पे दिखानी है, यहां पे दिखानी है, तो वो सारे लाइन सेंटर से गुजरेंगे, याद रखना। स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल डालना है तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा, याद रखना। एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्फेरिकल सरफेस के दो पार्ट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पार्ट। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालना है, नॉर्मल 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 नॉर्मल, तो वो जब भी गुजरेगा तो उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से ही पास करेगा। सब नोट्स में भेजूंगा, याद रखना। और ये तो पता है नॉर्मल के अलॉन्ग कोई भी रेंज जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस होगा अगर रिफ्लेक्शन है तो। पहले दो पॉइंट क्लियर हो गया, ये बता दो कि स्फेरिकल सरफेस में दो पार्ट, कॉन्वेक्स पार्ट एंड कॉनकेव पार्ट। दूसरी बात क्या सीखा आपने, स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल डालना चाहते हो तो वो इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पास करेगा, कहीं पर भी। ठीक है, अब आ गया स्फेरिकल सरफेस, अब क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा और कराऊंगा, आज रिफ्लेक्शन खत्म कर दूंगा। अब मैं प्लेन मिरर तो मैं पढ़ा चुका हूं, अब स्फेरिकल सरफेस समझाने के बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा। स्फेरिकल मिरर में अगर सोचो मैंने ये वाला पार्ट पॉलिश कर दिया, मेरा तो वन साइड पॉलिश होता है तो मिरर पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा पार्ट पॉलिश कर दिया, कॉन्वेक्स पार्ट पॉलिश कर दिया। तो अगर हम कॉन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर देंगे तो वो हमारे लिए बेकार हो गया। तो ये अब हम जो भी लाइट वाइट गिरेगी सब कॉनकेव पार्ट पे गिरेगी, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, याद रखना। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्यों, कॉन्वेक्स पार्ट पॉलिश हो गया, सारी रे गिरेगी तो सब कॉनकेव पार्ट पे, अंदर वाले पार्ट पे, तो पॉलिश वाला तो डेड हो जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर में आप वैसे मान लो मिरर है, एक एग्जांपल। अब यहां पे नॉर्मल, यहां अगर ये सेंटर है मिरर का, अब यहां पे नॉर्मल डालना है, सेंटर से गुजरेगा, यहां पे नॉर्मल डालना है, सेंटर से गुजरेगा, सब नॉर्मल है, मान लो सब नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल के लॉन्ग को रे ले जाओगे तो उसी में वापस हो जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वहां मैंने प्लेन मिरर पे पढ़ाया था, ये स्फेरिकल मिरर पे पढ़ा दिया, कॉनकेव मिरर पे। कोई स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी रे ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी। नॉर्मल का लॉन्ग का मतलब यहाँ पे किससे, सेंटर से गुजरेगी, क्योंकि नॉर्मल भी सेंटर से जाता है। तो सेंटर से गुजरने वाली हर रे उसी डायरेक्शन में वापस होगी, क्योंकि नॉर्मल भी यही है और रे भी ऐसे ही जा रहा है। तो आई भी जीरो तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो। सब पॉइंट याद रखना। कॉनकेव मिरर में कोई भी मिरर बनाओ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अभी तो कॉनकेव पढ़ा रहा हूं। कोई मिरर का जो बीच का हिस्सा होता है उसे पोल कहते हैं, और इस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और कोई भी रे मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, अभी कॉनकेव बता रहा हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो एक पॉइंट से कट होकर जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, याद रखना। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, याद रखना। और ये आपका क्या है, सेंटर। फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। सेंटर से पोल की दूरी वो रेडियस होगी, रेडियस। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस क्या, जितने भी पैरेलल रेज जाएंगे स्फेरिकल मिरर पे, अभी तो कॉनकेव मिरर पे पढ़ा रहा हूं मैं, स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है कॉनकेव, वो सब फोकस से पास करेंगे एक पॉइंट से। और फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ, सेंटर से पोल की दूरी रेडियस, और पोल के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस लोगे वो माइनस में लेना है, याद रखना। और ये सब पॉइंट क्या रखना, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है मिरर में। ये दूरी इसकी डबल होती है, यानी फोकस सेंटर और पोल के बीचों बीच में होता है। इस पॉइंट को क्लियर कर लेना। और लेफ्ट साइड के हर डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं। उसके बाद क्या बताएगा बेटा, ये तो हमने पढ़ाया आपको कॉनकेव मिरर के बारे में।
अब सुनिएगा, कॉनकेव मिरर में एक और चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड होता है। अब मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर की। ये देखो, अब मैं कॉन्वेक्स मिरर बना दूं। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने क्या कहा, कॉनकेव पार्ट पॉलिश कर दो, बेकार हो गया। अब जो भी रेज वगैरह गिरने होंगे, जो भी रेज गिरेंगे तो पोल हो गया, वो किस पे गिरेंगे, कॉन्वेक्स पार्ट पे। कॉनकेव पार्ट को पॉलिश कर दिया, वो बेकार, तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया। यही चीज है यहां पर भी, देखो जो भी रे पैरेलल गिराओगे किससे पास करेगा, पता है ना, फोकस से। जो भी रे आप पैरेलल गिराओगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास कर, रिफ्लेक्ट होगा। तो इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो पॉलिश है, इधर ही जाएगा, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। तो क्या रिफ्लेक्ट होकर अब प्रिंसिपल एक्सिस से जहां मिलेगा वो फोकस होगा। तो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट कोई भी इंसिडेंट रे मिरर में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिलती है वही फोकस होता है। तो यहां तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर है और ये रे उधर जा रही है, तो रियल में तो नहीं मिल पाएगी, तो वर्चुअल बढ़ा के मिलाएंगे, यानी ये बन गया आपका फोकस। फर्क कितना हुआ कि ये फोकस रियल नहीं, अब वर्चुअल है। क्यों, कॉनकेव मिरर में क्या था, रे ऐसे गई थी और रियल में आकर मिल रही थी, किसे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। बट यहां रियल में कहां मिल रही है, रे आई रिफ्लेक्ट, रे आई रिफ्लेक्ट, एक्सिस से तो मिल ही नहीं पाई, तो उसको वर्चुअली मिलाना पड़ा एक्सिस से, तब मिला फोकस। और ये रहा ये फोकल लेंथ, और ये तो सेंटर इधर ही होगा क्योंकि ऐसे कर बनाया ना मैंने। तो एक बात ध्यान रखना, यहां का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, वर्चुअल, और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, देखा था आपने, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वर्चुअल होता है, राइट साइड जाता है, तो राइट साइड तो प्लस में लिया जाता है। तो कभी भी कोई सवाल आ जाए तो इसको आपको ध्यान रखना है बेटा कि हाँ, क्या पॉइंट याद रखना है, अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो, प्यार से सुन लो कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है और रेडियस का आधा तो होता ही होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो तो आपको पता ही, रेडियस का आधा होता है। ठीक है, अब मिरर में कोई भी हो, एक बात पॉइंट हमेशा क्लियर कर लो, हमेशा, कि ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा जिसे हम यू मानते हैं, और जो इमेज डिस्टेंस बनेगा, जहां इमेज बनेगा, साइड डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से, उसे हम यहां वी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, बोलोगे क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, लेफ्ट साइड, तो यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और एक मिरर फॉर्मूला है जो सिर्फ मिरर में लगता है, इसका डेरिवेशन अब करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से हट चुका है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मिरर में क्या क्या फॉर्मूला है, एक तो वो वाला याद रखना, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, कौन से मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। दूसरी चीज क्या याद रखना आप, कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहे हो तो समझो वो सवाल कॉनकेव मिरर का है, क्योंकि लेफ्ट साइड हर कुछ नेगेटिव होता है और कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में रियल में आके मिलते थे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है मिरर से रिलेटेड। अब मैं एक बात बता दूं बच्चे, कि मिरर में जब इमेज बन जाता है तो उसका एक मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम एम कहते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने का दो तरीका है, मॉड में लिया करो, माइनस प्लस का चक्कर नहीं, या तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक होता है इमेज साइज h2/h1, इमेज का साइज होता है, बड़ा बना या छोटा बना, याद रखना बेटा, इमेज के साइज से। इमेज के साइज से मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे h1 यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट साइज, और h2 है इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज, और ये है इमेज साइज। तो मैग्निफिकेशन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, h2/h1 से भी या v/u से भी। अब क्या बताया गया, जरा सुनिएगा, इन मिरर, मिरर में सुन लो, अगर इमेज डिस्टेंस ऐसे समझो नेगेटिव आया, जैसे मतलब लेफ्ट साइड बना,
एंड इमेज साइज वो भी निगेटिव आई, यानी S2 भी निगेटिव, V भी निगेटिव, तो समझ जाना वो जो इमेज है वो रियल इमेज है, यानी रियल रे से बन रहा है, रियल रे से। लेफ्ट साइड बनता है तो वो रियल इमेज होता है, याद रखना मिरर में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तभी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है। और जब रियल बनेगा तो इमेज उल्टा बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव इमेज साइड नेगेटिव का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा। सब पॉइंट याद रखना। अब मैं बताऊं, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इमेज डिस्टेंस यानी v पॉजिटिव आ गया किसी न्यूमेरिकल में, और इमेज साइज जिसे हम H2 कहते हैं वो भी पॉजिटिव आया, तो समझ जाना कि सर वो जो इमेज है वो एक तो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। राइट साइड अगर इमेज डिस्टेंस चला गया और राइट साइड जाएगा तो जाहिर सी बात है राइट साइड वो इमेजिनरी इमेज होता है, रियल रे से नहीं मिलता, इमेजिनरी बढ़ाना पड़ता है, और इरेक्ट है, सीधा है। इस पॉइंट को क्लियर करना। इमेज अगर सीधा बना है, मिरर बना रहा है, चाहे वो कॉनकेव बना रहा हो चाहे वो कॉन्वेक्स बना रहा हो, बच्चे अगर वो सीधा बना रहा है तो 100% वो इमेजिनरी है, और इन्वर्टेड इमेज है तो समझो वो रियल है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर। और इमेज अगर राइट साइड बना है तो वो इमेजिनरी है, लेफ्ट साइड बना है तो वो रियल है। तो इमेजिनरी इमेज की क्या पहचान होती है और रियल की पहचान, एक तो V नेगेटिव लेफ्ट साइड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी इमेज जो साइज आएगा H2 वो नेगेटिव में है, उल्टे को नेगेटिव लेते हैं और सीधे को प्लस में लेते हैं। और अगर इमेजिनरी बना है तो समझो वो रे राइट साइड जाके इमेजिनरी रे से बना है, राइट साइड बना है, V पॉजिटिव, और जब बनेगा इमेजिनरी तो इमेज सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। सब याद रखें। इरेक्ट एंड राइट साइड तो इमेजिनरी, इन्वर्टेड एंड लेफ्ट साइड तो वो रियल। ये पहचान होती है क्या मिरर की इमेज की, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। मैग्निफिकेशन दोनों से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के रेशियो से भी निकाल सकते हैं और साइज के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, हाइट, और इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे निकालना है निकाल। ये स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बच्चे एक छोटा सा सवाल करा दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जो मैं भेजूंगा अभी आपको नोट्स में, वो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन में एक और ध्यान रखना, वो एक एरियल मैग्निफिकेशन भी होता है। ये एक था मैग्निफिकेशन, वो था साइज का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो। एक एरियल मैग्निफिकेशन होता है इमेज का, वो रेशियो होता है इमेज एरिया बाय ऑब्जेक्ट एरिया। याद रखना, एरियल मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ नॉट साइज नॉट डिस्टेंस बल्कि एरिया का रेशियो, इसे कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। और ये भी याद रखना कि जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है, अगर हम जो निकालते थे इससे पहले जो लीनियर मैग्निफिकेशन V/U या H2/H1, वो नॉर्मल जो लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं उसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर कर दो तो वो रिलेशन बन जाता है दोनों के बीच। पॉइंट को क्लियर करना, ठीक है। तो वो जो आपने निकाला ना लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी निकाला था ना आपने, वो V/U या फिर क्या साइज से निकाला था ना आपने, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, दैट वाज लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसको स्क्वायर कर दोगे तो एरिया बन जाएगा। एरिया का ऐसी बात है, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे चाहे साइज, तो एरिया ही में बदल जाएगा ना, तो वो इमेज एरिया बाय ऑब्जेक्ट एरिया के फॉर्म में आ जाएगा। अब बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल है, बस एक लास्ट खत्म कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन जितना कराना था करा दिया, काम भर। एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का रेडियस दे रखा है 36 सेंटीमीटर, बस इतना ही बोला है, तो आप सीधे 36 ले लिया आपने। और एक ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट साइज यानी H1 दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और वो ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट यानी U 27 डिस्टेंस पे। तो आपको इमेज के बारे में जानकारी जुटानी है, तो सबसे पहले तो आप फोकल लेंथ निकालो।
और फोकल लेंथ हो जाएगा r/2, लेकिन वो होगा माइनस में, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो r/2 जो निकालोगे वो माइनस में, 36/2 यानी कितना, -18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस में लिया, यही सवाल कॉन्वेक्स मिरर का होता तो प्लस में ही रखते। उसके बाद यू के बारे में तो मैं बता चुका हूं, वो तो हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा, कोई भी मिरर हो लेफ्ट साइड, कोई भी लेंस हो लेफ्ट साइड, तो यू तो पूरे चैप्टर में नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट। बस अब क्या है, अब लगा दो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u 1/f, रखोगे सॉल्व करोगे बेटा, v की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। लीजिए जी, v यानी पता चल गया सर इमेज 54 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, और माइनस बनेगा तो माइनस का मतलब लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड ना, और लेफ्ट साइड बना, चलो एक तो पता चल गया सर लेफ्ट साइड बना है सर, इमेज रियल, क्योंकि लेफ्ट साइड जो बनता है v नेगेटिव आता है। तो अभी आपने तो पढ़ाया कि कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, v नेगेटिव आया तो वो रियल, ठीक है, याद रखना। अब एक बार v आ गया तो v/u बराबर फिर h2/h1 कर दो, v रख दोगे कितना -54, तो मॉड में रख के तो 54 ही आ जाएगा। u कितना 27, मॉड में रखोगे तो माइनस प्लस माइनस तो मतलब नहीं है। h1 कितना, h1 2.5, h2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो जी, इमेज रियल कैसे पता चला, v के साइन से इमेज रियल। अगर v प्लस आता तो बोलते इमेज वर्चुअल, लेफ्ट साइड रियल इमेज बनता है, और लेफ्ट साइड की पहचान v नेगेटिव। और उसके बाद इक्वेट कर दो, दोनों मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूला होता है, v/u के और h2/h1 एक ही चीज होती है, v पता u पता, h2 निकालना है। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि सर इमेज 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, माइनस साइन है तो रियल बनेगा और इस साइज का बनेगा। क्यों हमने फोकल लेंथ अपने आप माइनस में लिया, क्योंकि कॉनकेव मिरर का सवाल था। कॉन्वेक्स मिरर का होता तो ये तो प्लस में रखते, बट यू तो वहां भी नेगेटिव रखते, क्योंकि यू तो हर जगह नेगेटिव होता है, यू तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, चाहे मिरर कोई भी हो। ये सब चीजें मैंने इतना काम भर बता दिया रिफ्लेक्शन में। एक बात याद रखना बेटा, कॉनकेव मिरर फॉर्म बोथ, दोनों तरह की इमेज बनाता है, ध्यान रखना, रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है ये। बट ये फिक्स कर लो, कॉन्वेक्स मिरर ये तो कभी रियल बना ही नहीं सकता, ऑलवेज वर्चुअल। ये तो इसका जब भी आंसर आएगा तो वर्चुअल, इसका तो क्योंकि रेस तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रियल में मिल ही नहीं पाते, जब भी मिलेंगे तो वर्चुअल मिलेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर से अगर आप सोचोगे कि रियल इमेज का कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन नहीं पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी, ये पॉइंट को याद रखना। आप बोलोगे सर जब इतना पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा हमें और बता दो कि कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या डिफरेंस है, तो आप समझ में आ गया। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, ये पॉइंट ये है। और यू कोई भी मिरर हो हमेशा नेगेटिव लेना है और फोकल लेंथ r/2 लेना है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f लेना है। मैग्निफिकेशन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के रेशियो से भी, साइज के रेशियो से भी। और इस लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करेंगे तो एरियल मैग्निफिकेशन आ जाता है, यानी वो इमेज के एरिया और ऑब्जेक्ट के एरिया के रेशियो में शोक हो जाता है। फिर क्या बताया गया, अगला पॉइंट क्या मैंने बताया कि भाई याद रखना फोकल लेंथ के बारे में डिफरेंस, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। रियल इमेज की पहचान क्या है, v नेगेटिव लेफ्ट साइड, और रियल होगा तो ये पक्की बात है इमेज उल्टा बनेगा, रियल हमेशा मिरर बनाएगा तो उल्टा इमेज बनाएगा। और अगर वर्चुअल बनेगा तो v पॉजिटिव होगा और वो इरेक्ट होगा, याद रखना। इमेज अगर रियल है मिरर का तो वो सीधा बनेगा, और हमेशा उल्टा इमेज का साइन नेगेटिव में रखते हैं, h जो h2 होगा नेगेटिव, और इमेज अगर सीधा आ रहा है तो उसके साइन को हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये सब साइन कन्वेंशन हैं, ये आगे भी काम आएगा।
ठीक है। तो मिरर का मैंने जितना काम बनता वो बता दिया, नोट्स भी भेज दूंगा, जितना मैंने पढ़ाया एक बार देख लेना। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे दी है ना, और थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल सरफेस के बारे में एक पॉइंट याद रखना बेटा, कि किसी पॉइंट पे भी नॉर्मल डालोगे ना स्फेरिकल मिरर पे, वो हमेशा उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो इसके नोट्स में भेजूंगा आपको, और अगली क्लास से, अगले लेक्चर से मेन जो 12 का सिलेबस है रिफ्रैक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा। ये 12 का सिलेबस नहीं था जो मैंने पढ़ाया, वो अगली क्लास से, बट मैंने आइडिया दे दिया, कॉम्पिटिशन वगैरह में काम आएगा ना, एकदम नील नहीं कर सकता ना टॉपिक को, ठीक है। और नोट्स भेज दूंगा मैं, वीडियो देख लेना। अगली क्लास से 12th का सिलेबस शुरू हो जाएगा, आज तो 12th का सिलेबस नहीं था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।